नागपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस बीच स्ट्रीट डॉग्स को पालना एक बहुत बड़ी समस्याएं है। और इसी पर हम बात करेंगे रूही कुलकर्णी काये जी से, जिन्होंने एनिमल बिहेवियर पर स्टडी की है। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं रूही कुलकर्णी काये हूँ एंड मैं सर्टिफाइड K9 ट्रेनर और बिहेवियरिस्ट हूँ। मेरा एक सर्टिफिकेशन यूके से है एंड मैं सर्टिफाइड डॉग ग्रूमर भी हूँ एंड मेरे पास में डिप्लोमा है एनिमल प्रोटेक्शन लॉ में नालसा यूनिवर्सिटी से। एंड मैंने काफ़ी सारे सालों तक डॉग अडॉप्शन कैंप्स किए हैं, स्ट्रीट डॉग्स को रेस्क्यू किया है, जिसके वजह से मैं एक्चुअली ये फील्ड में आई हूँ प्रोफेशनली। स्ट्रीट डॉग्स को मतलब जिस तरह से लोग देखते हैं कि वो अग्रेसिव होते हैं या अनहाइजेनिक होते हैं, मतलब इस वजह से लोग उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो मतलब इसका क्या सल्यूशन है? हम अगर किसी को भी छेड़े तो रिएक्शन तो आएगा ही, राइट? वो रिएक्शन को हम बोलते हैं अग्रेशन। लेकिन हम अगर किसी को, ह्यूमन को भी या डॉग को आउट ऑफ द वे जाके परेशान नहीं करें तो वो अग्रेसिव नहीं रहेगा। ये बात जब हमको समझ में आ जाती है एंड थोड़ा सा डॉग बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो हम स्ट्रीट डॉग्स या हमारे देसी इंडीज जो भी हम कहना चाहते हैं, हम उनको भी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। पिटबुल एक ब्रीड है जिसपे बैन लगाया गया है, मतलब जिनके अडॉप्शन पे बैन लगाया गया है। तो मतलब इस पर आपकी क्या सोच है और ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअल में पिटबुल टाइप ब्रीड जो है ना, जो बहुत बड़े हैं साइज में एंड टिपिकली उनका एसोसिएशन है अग्रेशन से, कि ये डॉग्स तो 100% बाइट करते ही है, ये डॉग्स तो अग्रेसिव है ही, इनको बैन किया गया है। मैं तो कम्प्लीटली खिलाफ हूँ ये ब्रीड बैन से। एंड बैन एक्चुअल में लगाया नहीं गया है। जो कोर्ट है उन्होंने बोला है कि हर स्टेट आप लोकल कि आपको आपके स्टेट में बैन करना है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, एक ब्रीड को हम बैन करेंगे, लेकिन हमने अभी भी सीखा नहीं है कि अरे एक्चुअल में वो ब्रीड के साथ में प्रॉब्लम क्या था, क्या बिहेवियर्स के ऊपर प्रॉब्लम था, वो बाइट क्यों कर रही है, वो अग्रेसिव क्यों बनते जा रही है। आज हमने इसको बैन कर दिया। अभी जैसे यूके में हर थोड़े साल में नए नए ब्रीड्स बैन हो ही रहे हैं, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हमने एक्चुअली सीखना है कि ओके, ब्रीड को नहीं बैन करते हैं, लेकिन क्या हम ह्यूमंस को सिखा सकते हैं कि अच्छा, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, कि आपके 2 बच्चे हैं, आप फ्लैट में रहते हो, तो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ये ब्रीड बिल्कुल भी गलत है। आपने मे बी कोई ऐसा ब्रीड लेना चाहिए जो आपके लाइफस्टाइल को मैच करता है। मेनली होता यही है कि हम कोई भी ब्रीड ले लेते हैं जो हमको पसंद है, हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं एंड देन फिर वो ब्रीड जब दिखाती है कि अच्छा मुझे तकलीफ हो रही है, वो अग्रेशन में कन्वर्ट होता है, तब हमको इश्यूज होने लग जाते हैं। मैं बोलूँगी कि अगर बैन करना ही है तो हमने तो एक्चुअली ऐसे ब्रीड्स बैन करने चाहिए जैसे पग्स। वो बेचारे हैं छोटे, लेकिन छोटे हैं तो बाइट भी कर लिया तो इतनी तकलीफ नहीं होती ना, इसलिए हमको लगता है कि अरे इसको क्यों बैन करना है। लेकिन आप देखोगे तो पग्स को कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है इंडिया में, स्पेशली हमारे नागपुर में। गर्म जगह पे आप कोई भी ऐसे कुत्ते को रखोगे जिसका नाक पचका हुआ है, उसको हम टेक्निकलिटी में बोलते हैं ब्रैकिसेफेलिक ब्रीड्स। नाक पचका हुआ है, मैस्टिफ ब्रीड्स हो गए, इंग्लिश मैस्टिफ, पग हो गए, आजकल ये बनी डॉग्स बहुत आने लग गए हैं, विच इज अ फ्रेंच बुलडॉग। ये डॉग सामने रखनी नहीं चाहिए क्योंकि वो सफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने डॉग्स के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए ना कि एक्चुअल में वो खुशी से रहेगा कि नहीं। जैसे आपने अभी पग्स के बारे में बताया, तो उन्हें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम क्या होती है इस चीज से? ये जो ब्रैकिसेफेलिक ब्रीड्स है, मतलब स्नब्ड नोज, उनका नाक पचका हुआ रहता है, तो ब्रीद करने में प्रॉब्लम जाती है, एयरवे ही छोटा रहता है, तो वो ओवरहीट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ब्रीड को जो इजीली ओवरहीट हो जाता है नागपुर जैसे शहर में रखोगे, तो आप उसको वॉक पे कैसे ले जा पाओगे? करेक्ट, वो तो ब्रीद ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे केसेस होते हैं कि वो वॉक पे कोलैप्स हो जाता है। जब नॉर्मल कोई दूसरा डॉग आराम से चल पाए, वो कोलैप्स हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको एसी में रखेंगे। लेकिन अगर आपने एसी में रख दिया, जैसे हमारे हस्कीज और सेंट बर्नार्ड्स भी हो गए, हम बोलेंगे कि नहीं हम एसी में रख देंगे उसको। लेकिन हस्की भी एक्चुअल में किस चीज़ के लिए ब्रीड किया था? स्लेज को पुल करने के लिए, बर्फ में। तो अगर आप उसको सिर्फ एसी में 24 घंटा बिठा के रखो, तो उसके अंदर वो पेंटअप एनर्जी तो आएगी ही ना।
वो क्या करेगा इतने एनर्जी का? तो वो भौंकेगा, दौड़ेगा, आपके अपार्टमेंट को खराब करेगा, बाइट करेगा। फिर हम बोलते हैं कि अरे ये तो अग्रेसिव हो गया है, ये तो मुझे बाइट कर रहा है। तो गलती हमारी है, हमने ब्रीड बैंड लाना चाहिए ऐसे डॉग्स पे जो यहाँ पर एक्चुअल में थ्राइव कर ही नहीं सकते, खुशी से रह ही नहीं सकते। स्ट्रीट डॉग्स में भी ऐसे कौन से डॉग्स हैं मतलब जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं सेफली? वेरी गुड क्वेश्चन। सो एक तो हो गया कि हमारे इंडिया के भी ब्रीड्स है, जैसे एक हो गया पराया ब्रीड, जो वो ब्रीड सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पे पाया जाता है। मुधोल हाउंड हो गया, चिप्पी पराया हो गया। हम जनरली समझते हैं कि इंडिया ब्रीड्स मतलब ये इंडीज स्ट्रीट डॉग्स ही हो गए, ऐसा नहीं है, प्योर ब्रीड्स भी है, तो हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हो गई, आप अगर स्ट्रीट से डायरेक्टली किसी पपी को या अडल्ट डॉग को भी अडॉप्ट करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई बिहेवियरिस्ट को साथ में पहले कंसल्ट करो। क्यों? अगेन टेम्परामेंट टेस्टिंग जो हम करते हैं कि वो डॉग आपके लाइफस्टाइल के लिए करेक्ट है कि नहीं है। सिर्फ आपको बुरा लगा है कि ओ नो वो बेचारा स्ट्रीट पे है, या आपको क्यूट लग गया है कि ओ वाओ ये पपी तो बहुत क्यूट है, मुझे तो वाइट फ्लफी पपी हमेशा से चाहिए था, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रैंडमली उठा के अपने घर पे लेके आओ। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा ये पपी है तो इसको हम टेस्ट करेंगे कि इसको बच्चे पसंद है कि नहीं, तो बच्चों के साथ में एक्टिविटीज़ कराएंगे, इसको ओल्ड लोग पसंद है कि नहीं, इसमें एनर्जी कितनी है, हम ये सब अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ में टेस्ट करते हैं। तो फिर अगर समझा कि फॉर एग्जांपल अच्छा इसको तो बच्चे पसंद ही नहीं है और आपके घर में बच्चे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि आप प्लीज़ इसको अडॉप्ट मत कीजिए। तो आपको अगर स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करना है तो टेम्परामेंट टेस्टिंग इज़ अ मस्ट। तो मतलब अभी जैसे स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्शन की बात चल रही है, तो हम लोगों को किस हिसाब से कन्विंस कर सकते हैं कि मतलब स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करना सेफ है, या फिर मतलब वो अच्छे से उनके घरों में रह सकते हैं, उनके साथ में रह सकते हैं? स्ट्रीट डॉग्स को हम हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि अरे ये तो सिर्फ या तो बच्चों के पीछे भाग रहे हैं या बाइक्स के पीछे भाग रहे हैं। तो अगेन वो बात होती है टेम्परामेंट पे। तो आप ऐसे डॉग्स को हम अडॉप्शन कैंप में ही ना डालें जिनका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो स्ट्रीट पर ही बेटर सर्वाइव करेंगे। जब हम लोग अडॉप्शन कैंप्स कराते हैं ना, तो हम पहले सेपरेट करते हैं पपीज़ को इनटू अच्छा ये हेल्दी पपीज़ है या ये हेल्दी अडल्ट डॉग्स है। फिर हम सारे डॉग्स का टेम्परामेंट टेस्ट करते हैं एंड A to Z कि इसको क्या पसंद है, कितनी एनर्जी है, इसको बहुत एनर्जी है तो बंगलों में बेटर रहेगा, फार्म पे बेटर रहेगा, अकेले नहीं रह सकता तो ऐसे घर में करेंगे जहाँ पे 2-3 और डॉग्स पहले से हो या 2-3 को साथ में अडॉप्ट कराएंगे। तो ये सब हम जब अवेयरनेस कैंप्स करेंगे ना, लोगों को जब बताएंगे हम, तब शायद उनका नंबर बढ़ेगा। साथ ही साथ में हमने उनको ये भी ऑफर करना चाहिए कि ओके आपने ये हमारे से अडॉप्ट किया है, अब आपको अगर कोई हेल्प चाहिए है तो ये 2-3 वेट्स के नंबर है या ये ट्रेनर्स के नंबर है, ये बिहेवियरिस्ट के नंबर है, तो आप एटलीस्ट फर्स्ट मंथ आके हमको कांटेक्ट कीजिए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम आके आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि चाहे स्ट्रीट डॉग हो या प्योर ब्रीड हो, एक्सपीरियंस्ड ओनर हो या फर्स्ट टाइम ओनर हो, पहले हफ्तों में डिफिकल्टी तो जाती है ही। लोगों का मानना ये भी होता है कि मतलब उनके घर में जो डॉग्स है उनके हेयर से हार्म हो सकता है लोगों को, जैसे कि कभी कभी उनके खाने में वो बाल आ सकते हैं, या फिर मतलब किसी भी तरह से अगर इनहेल कर लेते हैं वो हेयर्स को, तो इससे सच में हार्म होता है या मतलब ऐसा सब बोला जाता है? हमारा हाइजीन मेंटेनेंस का स्ट्रक्चर और डॉग्स का थोड़ा सा अलग है। हम रोज बाल को कंघी करते हैं, लेकिन हम हमारे डॉग को रोज ब्रश कर रहे हैं क्या? मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। एंड जो शॉर्ट हेयर डॉग रहते हैं ना, उनको भी नहीं करते हैं। लॉन्ग हेयर तो बहुत ही दूर की बात हो गई। हमने मिनिमम 2 टाइम्स करेक्ट ब्रश से, करेक्ट ग्रूमिंग मेथड से डॉग को 2 बार करना ही चाहिए दिन में ब्रश। आजकल तो बहुत अच्छे ग्रूमिंग सैलून्स भी आ गए हैं, राइट, जो ब्रीड स्पेसिफिक एंड प्रॉब्लम स्पेसिफिक ग्रूमिंग करते हैं कि अच्छा आपके कुत्ते के बाल बहुत झड़ते हैं तो हम वो स्पेसिफिक शैम्पू से आपके डॉग को ग्रूम करेंगे। हमने उतना एफर्ट डालना चाहिए।
आपको अगर लेके नहीं जाना है तो आप ऑनलाइन तो बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हो, सारे गाइडेंस मिल जाएंगे। आप घर पे उनको वो स्पेसिफिक शैम्पू से ग्रूम कीजिए। ड्राई करने का तरीका भी रहता है बराबर। हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, नहला तो देंगे, थोड़ी देर धूप में रखेंगे डॉग को, बट वो अंदर तक डॉग का कोट ड्राई ही नहीं होता है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जिससे हेयर फॉल कि कुत्ता तो बास नहीं मारता है, इसको नहला भी दिया फिर भी बास मार रहा है, क्योंकि वो अंदर से ड्राई नहीं हो रहा है, उसके वजह से होता है। ये छोटे छोटे टेक्निक्स है, वो अगर बराबर से सीख लिए या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेके आपने उनके थ्रू ही करा लिया, प्रोफेशनल के थ्रू, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एंड डॉग हेयर से कुछ नहीं होता है। अगर आपने थोड़ा सा इनहेल कर लिया, थोड़ा सा खा भी लिया तो कुछ नहीं होता है। बट फिर भी प्लीज मेंटेन करो अपने डॉग्स को। एंड एक और चीज़, आजकल ये ट्रेंड में बहुत आ रहा है कि अरे बाल बहुत झड़ते, हम पूरा उसको शेव कर देते हैं। हाँ, आजकल ये सोशल मीडिया पे भी काफी ट्रेंड चल रहा है इसका। हाँ, मतलब वो देख के तो मुझे रोना आ जाता है। डॉग्स को शेव तभी ही करते हैं अगर आपके वेट ने बोला है कि इसको शेव करने की ज़रूरत है, मेडिकल इशू है। बाल झड़ रहे हैं या मुझे क्यूट लगता है, नहीं, आप डॉग को टॉर्चर कर रहे हो, सीधा सीधा टॉर्चर है। डॉग का फर अगर बड़ा भी है, लॉन्ग है डॉग, जैसे ना गोल्डन रिट्रीवर हो गया, राइट, तो आपने आप थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हो, लेकिन उनके लंबे कोट के अंदर एक छोटा कोट रहता है, उसको बोलते हैं हम अंडर कोट, वो कभी भी कटना नहीं चाहिए। वो हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेट करने में। ओके। सो गर्मी के टाइम पे वो ठंडा रखेगा स्किन को, ठंडी के टाइम पे वो थोड़ा सा गर्म रखेगा। तो कृपया करके प्लीज अपने कुत्तों को शेव मत कीजिए जस्ट बिकॉज बाल उसके झड़ रहे हैं। अपने इंडिया में ऐसा क्यों है कि मतलब जो अब्रॉड की जो ब्रीड्स होती है, मतलब लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उनको अडॉप्ट करने में, तो ऐसा क्यों है? मतलब सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स क्यों नहीं, सिर्फ वही क्यों? हाँ, अब एक्चुअली आपके सवाल में ही थोड़ा सा आंसर छिपा था कि स्ट्रीट डॉग्स क्यों नहीं। हमने तो उनको टैग ही दे दिया है कि वो तो स्ट्रीट डॉग्स है, तो वो तो स्ट्रीट पे रहने चाहिए। एंड ऑनेस्टली कुछ डॉग स्ट्रीट पर रहे तो ही ठीक है, क्योंकि उनको आदत है वो फ्रीडम की कि हाँ, हम सुबह उठे, हम गए खाना ढूंढने, हमने घूम लिया मोहल्ला, 2-4 लोगों पे भौंक लिया, 2-4 कुत्तों पे भौंक लिया, फिर हमको कुछ तो भी नया मिला है खाने के लिए, फिर हम बढ़िया गाड़ी के नीचे जाके सो गए, राइट। अब उसको आप अडॉप्ट करके आपके 2 BHK में रखोगे तो वो तो परेशान हो ही जाएगा, राइट। जैसे स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, जैसे एक नसबंदी भी एक चीज़ है, तो आपको क्या लगता है इससे हो जाएगा उनका पॉपुलेशन का? नसबंदी को हम बोलते हैं एनिमल ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जो हम ऑपरेशन बोलते हैं इसको। ये हमने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन सक्सेसफुल बहुत नहीं हो पाया है। उसके पीछे एक्चुअली रीजंस है कि वो बराबर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। एंड करेक्टली इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो इसकी जो मैंने स्टडी की है उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल हम नागपुर की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे नागपुर में से ऐसा अगर करें कि नहीं, ये एरिया से 5 ले लिए, वो एरिया से 3 ले लिए, और ये एरिया के 10 हमने ले लिए एंड उनको ऑपरेट कर दिया, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि साल भर में बाकी के डॉग्स तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। अगर ABC सक्सेसफुल करना है तो आपने एक्चुअली स्टार्ट करना है एक एरिया से। तो हम अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल लक्ष्मी नगर, तो लक्ष्मी नगर में कितने स्ट्रीट डॉग्स है, उसमें भी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में, क्योंकि डॉग्स पूरा लक्ष्मी नगर नहीं घूमते हैं, वो कौन से ब्लॉक्स में घूम रहे हैं, वहाँ के डॉग्स को ही सिर्फ अगर हमने स्टडी किया, उसमें से हमने 80% डॉग्स को जब ऑपरेट किया, तब जाके ही वो सक्सेसफुल होगा। अब उसमें भी एक्चुअली प्रॉब्लम्स है। अगर हमने एक्चुअल में 80% डॉग्स को ऑपरेट कर दिया तो हमारी ये जो देसी ब्रीड्स एक्चुअली, जैसे पराया ब्रीड हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए।
2 साल पहले हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, मतलब अगर स्ट्रीट डॉग्स को आपको फीड करना है तो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा या फिर सारे ही स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डाल दीजिएगा। तो मतलब ये क्या, मतलब ये कैसे हो सकता है, जिस पे बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्टे तो आ ही गया था, बट इस पे आपकी क्या सोच है कि मतलब ये क्या सही है? हमारे नागपुर में 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स है। हम प्रैक्टिकली सोच के देखें अगर, तो हम कैसे सारे डॉग्स को उठा के ट्रांसपोर्ट करके एक जगह पे कैसे रख सकते हैं, राइट? प्रैक्टिकली वो भी हो गया। दूसरा, डॉग्स के अलग अलग पैक होते हैं, तो हम सारे अलग अलग डॉग्स को मिक्स करके एक जगह पे अगर रख देंगे तो 100% अग्रेशन बढ़ना ही है। तो ये तो कोई सोल्यूशन हुआ ही नहीं। एक अच्छा साइड भी है और एक बुरा साइड भी है। मतलब अभी इतने केसेस आ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्ट्रीट डॉग्स मार रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, ये सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो मतलब इस साइड से भी अगर देखा जाए तो इस पे आपकी क्या सोच है? हाँ, वो एक्चुअली ना बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन चुका है अभी। सो क्या हुआ है ना, डॉग्स अग्रेसिव बनते जा रहे हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। आपने जो स्पेसिफिक सिचुएशन बताया है कि बच्चों को अटैक कर रहे हैं, तो ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस है जो वायरल नहीं हो रही है, जिसमें डॉग तो शांति से बैठा है, बच्चे आके उसको चिढ़ा रहे हैं, भौंक रहे हैं उसके ऊपर, पत्थर मार रहे हैं, राइट? तो डॉग क्या कर रहा है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो वो जाके चार्ज करता है बच्चे के ऊपर। फिर क्या होता है कि उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं बच्चे के, वो भी जाके झुंड में डॉग को मारते हैं। फिर डॉग को समझ में आता है कि ओ नो, ये बच्चे तो थोड़े डेंजरस है, तो मुझे तो इनसे बच के रहना चाहिए। तो यही डॉग 1 बार 2 बार 3 बार शायद चांस दे, बट डिपेंडिंग अपॉन उसके साथ क्या हुआ है, कभी ना कभी वो भी तो बोलेगा ना कि ओ नो, बच्चा, इसके पहले कि ये मुझे हार्म करे मैं उसको हार्म कर देता हूँ, हाँ, राइट? वो भी ये सोचेगा। तो हमने एक्चुअल में बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। तो हमने अवेयरनेस कैंप्स करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी एंड बच्चों के लिए भी, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है एटलीस्ट वो अवेयर रहे कि अच्छा ठीक है, ये फ्रेंडली डॉग है, इसको मैं टच कर सकता हूँ। अब हो गया, इसको और पसंद नहीं आ रहा कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पेट कर रहा हूँ, तो मैं उसे जाने दूँ। पर ये कैसे पता लगाया जाए कि मतलब वो फ्रेंडली है या वो अग्रेसिव नहीं है, मतलब सेफ है अगर हम जा रहे हैं उनको टच कर रहे हैं? अगर डॉग फ्रेंडली है, उसको अगर चाहिए कि हाँ मुझे प्यार चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो वो आखिरी स्टेप्स आपके पास में लेगा। लेकिन अगर डॉग को नहीं पसंद कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे नहीं मिलना है इससे, तो वो नहीं आएगा आपके पास में या वो चले जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ कि आपके पास में नहीं आ रहा है, तो आपने बुरा नहीं मानना चाहिए कि अरे ऐसा कैसे, मेरे पास में नहीं आ रहा, नहीं अब तो तुम आओ ही, अब तो मुझे प्यार करना ही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो नहीं आ रहा है आपके पास में तो आप जाने दो उसको, कोई बात नहीं, राइट? दूसरा है, आप डॉग की बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करो। ये तो सबको ही पता है कि हाँ, डॉग टेल को अगर वैग कर रहा है तो वो खुश है। डॉग टेल वैग करता है तो खुश जरूर रहता है, बट एक तरह की डॉग टेल वैग में आपको उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए कि अच्छा टेल वैग स्लो है, बॉडी रिलैक्स्ड है, आंखें रिलैक्स्ड है, आराम से बैठा है, तो वो खुश है। अगर टेल स्ट्रेट है, सिर्फ ऊपर का टिप वैग कर रहा है और बॉडी एकदम स्टिल है, स्टिफ है, तो वो अलर्ट है, अनश्योर है। तो ऐसे टाइम पे मैं नहीं जाऊंगी उसके पास में। ठीक है, तुम अनश्योर हो, मैं तुम्हें तुम्हारा थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, मैं वापस थोड़ा सा 1-2 फीट दूर चले जाऊँ। फिर उसको लगेगा हाँ ठीक है, ये एकदम से कोई आ नहीं गया मेरे पास में, बट ये अच्छे लग रहे, तो मैं खुद जाता उसके पास में। या बोलेगा हाँ थैंक गॉड, मुझे तो मिलना ही नहीं, मुझे तो सोना था, अब मैं सो सकता हूँ। तो डॉग बॉडी लैंग्वेज देखो पूरी की पूरी। ईयर्स कैसे है, अगर प्यार करने जाओ तो कान पीछे चले जाते हैं, आंखें थोड़ी सी एकदम ऐसी लाइट लगती है, रिलैक्स लगती है, तो फिर ठीक है। मतलब एक्सट्रीम डॉग लवर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सी हमारे मराठी में कहावत है, अति तिथे माती, राइट? कुछ भी चीज हो एक्सट्रीम, वो बेनिफिशियल नहीं ही रहने वाला है।
तो एक्सट्रीम डॉग लवर्स जो है उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि आपकी हरकतों से वो डॉग को बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म नुकसान हो, वो देखना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास ये बहुत केसेस आते हैं एक्चुअली कि हम तो हमारे डॉग को हमारा बच्चा मानते हैं। सी मैं भी वैसे ही पालती हूँ मेरे सारे डॉग्स को। मेरे कुछ डॉग्स तो मेरे साथ बेड पे भी आके सोते हैं। हम में 100% वो मदरली इंस्टिंक्ट रहना चाहिए कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हमने उनके साथ में प्यार से रहना चाहिए, हमने उनको खाना देना चाहिए, उनको शेल्टर देना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो वेट के पास में लेके जाना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन हमने उसको एज अ ह्यूमन चाइल्ड नहीं ट्रीट करना चाहिए। आप ह्यूमन चाइल्ड कौन से लिमिट तक के ट्रीट करोगे? आजकल अब्रॉड ऐसा होने लग गया है कि डॉग को वॉक पे 4 पैर पे नहीं लेके जा रहे हैं, उसको प्रैम में बिठा के लेके जा रहे हैं। तो उससे डॉग का क्या फायदा हुआ? ठीक है दुनिया दिख रही है, लेकिन वॉक फिजिकल वॉक, स्निफिंग, उसको जो स्निफ करना चाहिए, जो डॉग का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो उसको मिल ही नहीं रहा। तो कल आप बोलोगे कि नहीं तो ये मेरा ह्यूमन चाइल्ड है तो इसने तो 2 पैर पे चलना चाहिए, राइट? ये अजीब लगता है सुनने में। तो डॉग को आप मदरली इंस्टिंक्ट पूरा दो, आप बोलो कि मेरा बच्चा है वो, व्हाई नॉट? लेकिन आपका डॉग या स्ट्रीट डॉग, जो भी डॉग है आपके केयर के अंडर, वो तभी ही थ्राइव करेगा जब आप उसको उसके स्पीसीज के अप्रोप्रिएट थ्राइव करने दोगे। चलो ये तो डॉग लवर्स की बात हो गई। अब बात आती है हेटर्स की। मतलब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुत्ता देख के दूर भाग जाते हैं, या उनकी ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है कि अरे कुत्ता है, अनहाइजेनिक है, या फिर अभी भौंकेगा हम पे। तो ऐसे लोगों की सोच को कैसे बदला जाए? अगर आपको डर लगता है तो आप उससे दूर रहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो डॉग को टच करने की या वो डॉग के पास में जाने की, लेकिन आप दूर रहिए। आप पत्थर उठा के फेंक के डॉग को दूर करें, यह बात गलत हो जाती है, राइट? ये नहीं करेंगे। आपको डर लग रहा है तो आप किसी से बात करिए जो एक्सपर्ट हो। जैसे मैं बिहेवियरिस्ट हूँ, आप बात कीजिए कि अच्छा मैं और कैसे जानकारी पाऊँ कि अच्छा मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, तो वो मेरे ऊपर भौंक रहे हैं कि किसी और पे भौंक रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ना हम ऐसे ही डर जाते हैं, वो उनका ही कुछ चल रहा होता है, हम डर जाते हैं। इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमको अगर मिले तो हमको पता है ना कि हाँ ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल की हमने बात की, तो आपने बोला कि 80%, तो इतना सही है? अगर हमको स्ट्रीट से डॉग्स को हटाना ही है तो उतना करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये पूछ रहे हो कि इतना करना चाहिए और इतना हटा देना सही है, तो पर्सनली मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि डॉग्स कम्युनिटी, डॉग्स से ही स्टार्ट हुआ है। डॉग्स का हमारे साथ में रिलेशन जो है अभी भी, इंडिया कम्प्लीटली डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है, अभी भी हम ऐसे जगह है इंडिया में, हमारे शहर में बीकी, जहाँ पर चौल है एंड वहाँ पर बाहर में डॉग्स रह रहे हैं जो एक्चुअल में उनके पालतू है, ऐसे है। अभी हम अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे शहर से, विलेजेस में, तो वहाँ पर डॉग अंदर भी है बाहर भी है, राइट? वो तो कभी अग्रेशन नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनको अलाउ किया है कि आप डॉग समान रहो। तो हमने क्या करना चाहिए कि हमने जो एक्सट्रीमली अग्रेसिव स्ट्रीट डॉग्स है, हमने उनको पकड़ के 100% ऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, अग्रेशन जेनेटिक भी होता है। तो अग्रेसिव डॉग्स के पपीज अग्रेसिव बनेंगे, राइट? फ्रेंडली डॉग्स के पपीज फ्रेंडली बनेंगे। बाद में हो सकता है कि कुछ खराब इंसिडेंट्स की वजह से अग्रेसिव बन सके, लेकिन अग्रेसिव डॉग के पपीज तो अग्रेसिव ही बनेंगे। तो हमने जो एक्सट्रीमली अग्रेसिव डॉग्स है कि जो इंसान आया तो उनका अब रिस्पॉन्स ही बन चुका है कि नहीं मुझे बाइट ही करना है, ऐसे डॉग्स को तो हमने 100%
इनको तो हमने नसबंदी करनी चाहिए इनकी, ताकि इनके पपीज नहीं हो। ऐसा भी मतलब सुना है कि स्ट्रीट पर भी ब्रीड डॉग्स पाए जाते हैं, तो ये क्या सच है? हाँ, 100% सच है। फॉरेन ब्रीड्स भी पाए जाते हैं और इंडियन ब्रीड्स भी पाए जाते हैं स्ट्रीट पे। फॉरेन ब्रीड्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि किसी ने तो भी कभी तो भी डॉग ले लिया एंड फिर वो रख नहीं पाया एंड देन उसने उसको स्ट्रीट पे डाल दिया अनफॉर्चुनेटली। एंड दूसरा साइड हो गया इंडियन ब्रीड्स के लिए। अब ये स्ट्रीट डॉग मतलब कुछ तो भी सिर्फ मिक्सचर वाला डॉग है, ऐसा नहीं है। इंडियन ब्रीड्स में पराया डॉग एक ऐसा ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पे पाया जाता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है पराया डॉग के बारे में कि वो एक लौता ऐसा ब्रीड है पूरे दुनिया में जो हम इंसानों ने नहीं बनाया है। बाकी सारे ब्रीड्स हम इंसानों ने बनाए हैं। वुल्फ को लेके हमने अलग अलग ब्रीड्स बनाते गए हम ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आजकल ये डूडल्स बहुत चल रहे हैं, गोल्डन डूडल, राइट। तो ये गोल्डन डूडल क्या है? ये गोल्डन रिट्रीवर एक ब्रीड है एंड पूडल एक ब्रीड है, उसको हमने मिक्स कर दिया तो गोल्डन डूडल बन गया। ये हमने बनाया है। हमें किस टाइप के ट्रेट्स चाहिए डॉग्स, वो डॉग से उस ऐसे 2-4 डॉग्स को लेकर हमने मिक्स करके एक वैसा आइडियल ब्रीड बनाया। जैसे जर्मन शेपर्ड हो गया, उसका नाम में ही शेपर्ड है, मतलब उसको शेपर्ड्स रखते थे अपने साथ में शीप को हर्ड करने के लिए, राइट। बट पराया ही एक ऐसा ब्रीड है जिसको हमने मिक्सिंग करके नहीं बनाया। वो प्योरली सिचुएशन एंड प्लेस के हिसाब से कैसे थ्राइव करे उस हिसाब से वो ब्रीड बना है। तो इसकी तो एक्चुअल में दुनिया भर में स्टडी की जाती है और हमने अगर इसको ही एक्सटिंक्ट कर दिया तो ये बहुत ही दुख की बात होगी। ऐसे ज़रूरी है क्या कि स्ट्रीट डॉग्स को ही अडॉप्ट करना चाहिए, फॉरेन ब्रीड्स क्यों नहीं? नहीं, मैं पर्सनली तो ऐसा किसी को भी नहीं बोलूँगी कि नहीं आपने अडॉप्ट ही करना चाहिए, एंड वो भी एक स्ट्रीट डॉग या इंडी डॉग शेल्टर से। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी प्रोफेशनली एज अ डॉग ट्रेनर एंड बिहेवियरिस्ट। अगर आप में वो एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है उतना कि हाँ आप वो इंडी ब्रीड को जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो एंड वो आपके फैमिली में थ्राइव करेगा, तो फिर मैं 100% सजेस्ट करूँगी कि हाँ गो फॉर इट, आप अडॉप्ट कीजिए। लेकिन आप अगर एक फर्स्ट टाइम ओनर हो एंड जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको चाहिए कि नहीं हमको चाहिए तो है एक डॉग, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम ओवरवेल्म हो जाएंगे, राइट, हमको इजी वाला ब्रीड चाहिए थोड़ा, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो इजी ब्रीड्स है, जैसे गोल्डन रिट्रीवर रिलेटिवली थोड़ा सा इजी ब्रीड है, आप वो लीजिए। सो इन दी एंड क्या है कि आपने और डॉग ने एज अ फैमिली खुश रहना चाहिए। हम आपकी फील्ड के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि काफ़ी कम लोग जानते हैं या फिर काफ़ी कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में, तो आप बताइए हमको इस फील्ड के बारे में। टेक्निकली अगर आप जानना चाहो तो मैं एक सर्टिफाइड K9 ट्रेनर एंड बिहेवियरिस्ट हूँ एंड मैंने डॉग ग्रूमिंग का भी कोर्स किया है। सो मेरा काम एज सच है डॉग्स को ट्रेन करना, राइट। एंड बिहेवियर वाला एस्पेक्ट हर एक इसमें काम आता है कि अगर डॉग सोच क्या रहा है समझ गया तो मैं उसको ट्रेन भी इजीली कर सकती हूँ, मैं उसको ग्रूम भी इजीली कर सकती हूँ, मैं उसको वेट के पास में इजीली खुशी खुशी खड़ा कर सकती हूँ टेबल पे, राइट, अगर मुझे बिहेवियर समझ में आ गया उसका। तो मैं एक्चुअली ये फील्ड में इसीलिए गई क्योंकि मैं ओरिजिनली डॉग्स को रेस्क्यू करती थी, स्ट्रीट डॉग्स को। एंड फिर कहीं तो भी मुझे ऐसे मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे थे कि हम ये चीज़ बेटर कैसे कर सकते हैं, रेस्क्यूइंग या अडॉप्शंस हम बेटर कैसे कर सकते हैं। वो ज़माने में हम डॉग अडॉप्शन कैंप्स करते थे, तो अडॉप्शन के टाइम पे ही सुबह से लेकर शाम तक के में जितने डॉग्स अडॉप्ट हुए उसमें से कुछ रिटर्न भी हो जाते थे अनफॉर्चुनेटली, एंड उसके बाद में थोड़े दिनों बाद कुछ कुछ रिटर्न हो जाते थे या उनको वापस से वो लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे मन में बैठ नहीं रही थी सही से कि हम चीज़ करेक्ट करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है, हाँ जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर फिर और स्टडी की बिहेवियर के ऊपर, एंड इसीलिए मैंने
एनिमल प्रोटेक्शन लॉज में भी ज़्यादा पढ़ाई की। सो अब कुछ साल पहले जो अडॉप्शन कैंप एक किया था हमने, इतना सब सीखने के बाद में, वो पहला ऐसा अडॉप्शन कैंप था जहाँ 100% डॉग्स अडॉप्ट भी हुए एंड 0% रिटर्न्स थे। तो हमने वो करेक्ट टेम्परामेंट टेस्ट करके डॉग्स का तो किया ही, जो अडॉप्ट करने के लिए आ रहे थे देन एंड देयर उनसे सवाल करके फिर हमने उनको सिर्फ वही डॉग्स से मिलाया जो उनके टेम्परामेंट से मैच करते, फिर उसमें से उनको चूज करने बोला। ये नहीं कि सारे डॉग्स को आप देख लो, फिर तो इंसान उसी को पिक करेगा जो सबसे क्यूट दिख रहा है, राइट? और अगर 0 रिटर्न्स है तो मतलब इट्स अचीवमेंट। इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। यही चीज़ हमको एक्चुअल में अब शेल्टर में भी ट्रांसलेट करनी है। सो थैंक यू सो मच रूही जी, आपने इतना टाइम दिया हमको और हमें बहुत सारी जानकारी दी है डॉग्स के बारे में, जो कि लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। मतलब लोगों की मेंटालिटी को चेंज करने के लिए ये सारी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, और पर्सनली आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने के लिए जहाँ पे हम हमारा ज्ञान लोगों को दे सके कि उससे लोगों को भी और डॉग्स को भी दोनों को बेनिफिट हो जाए। थैंक यू। थैंक यू।